हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंस्टासॉल लाइव सेशन। तो गाइस, आज का सेशन स्पेशल है। आज हम डिस्कस करेंगे टिप्स और ट्रिक्स और एग्जाम से पहले आपको कैसे प्रेशर हैंडल करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ठीक, तो आज 10th क्लास से रिलेटेड सारी क्वेरीज और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज का सेशन मैं अकेले नहीं ले रहा हूं। अभी अब्दुल सर भी हमको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। तो आई एम विभोर, एसोसिएटेड विद इंस्टासॉल्व एज सीनियर फिजिक्स एक्सपर्ट, राइट। तो अब्दुल सर प्लीज हुआ है कि सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, कॉन्सेप्ट तो सबका सेम ही होता है, राइट। सिलेबस भी सबका ऑलमोस्ट सेम। आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स, इनका एग्जाम, सीबीएसई का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपका, मैं इनको एग्जाम डेट बता देता हूँ जल्दी से। ये सीबीएसई का जो आपका मैथ्स का होने वाला है एग्जामिनेशन एंड फिजिक्स साइंस का, इसके बारे में बात करते हैं। एंड आईसीएसई का, राइट। सो आईसीएसई का 3rd मार्च को मैथ का है, राइट। एंड सीबीएसई का है दैट इज ऑन 16 मार्च। 4th मार्च को साइंस का है, 12 मार्च को, 3rd मार्च को मैथ का है एंड 12 मार्च को कुछ साइंस का, राइट। सो ये चीजें हैं। बाकी विभोर सर, टाइम है इसके लिए। जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को। फटाफट से गाइस ज्वाइन करते जाओ, शेयर करते जाओ अपने दोस्तों को। तो व्हाट्सएप पे शेयर करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हो वो चैट बॉक्स में पूछो एग्जाम रिलेटेड। कि कई बच्चों को एग्जाम फीवर होता है, एग्जाम जैसे जैसे पास आता है तो उनकी हार्ट बीट ऊपर बढ़ने लगती है। तो उसको बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, चिल रहना है, कूल रहना है, सो दैट यू कैन स्कोर, राइट। और स्कोर अच्छा से अच्छा लाने के लिए चिंता नहीं करनी है, चिंता को दूर भगाना है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल भी टेंशन देने का बिल्कुल क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। या ठीक है, या तो डूज एंड डोंट्स गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पता है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या नहीं करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। तो पहले बात करते हैं डूज की। आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम दी निगेटिविटी। किस तरीके की निगेटिविटी होती है? निगेटिविटी होती है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो खुद भी नहीं तैयारी करते हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हैं, या खुद अच्छी तैयारी भी करते हैं लेकिन आपके सामने आके बोलेंगे कि यार मेरा तो ये चैप्टर नहीं हुआ, तू कैसे करेगा, इतना सारा सिलेबस है। तो इन सारी बातों से दूर रखना अपने आप को। ऐसी बातें मत करना जिससे आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, ठीक है। और दूसरा जो बात है वो अब्दुल सर बताइए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि टॉक टू योर फैमिली एंड गार्जियन। अक्सर होता क्या है ना कि सपोज कि हम क्लास 10th में है, तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई तूने क्या कर लिया, या आप मतलब एग्जाम के पहले मैं अपने दोस्त पढ़ रहा हूँ, और सपोज कि उसने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका पढ़ रखा हुआ है, और जब आ गया है तो आपको थोड़ा एक एज अ वो भी लग सकता है कि मतलब सपोज उसने उस टाइम पे 10 चैप्टर खत्म कर लिया और आपने भी 5, बट साथ ही साथ हो सकता है आप नहीं जानते कि साथ में क्या आपको मतलब, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप ऐसे बंदों से हेल्प लो जो कि उस फील्ड में मास्टर है। लाइक कि आप अपने टीचर से बात करो, सीनियर जो उस एग्जामिनेशन भी चुके हैं, राइट। और ये आप सीकिंग हेल्प फ्रॉम सेम ग्रेड स्टूडेंट से बेहतर है कि आप फैमिली एंड गार्जियन से लो। रीजन उसका है, फैमिली आपको एग्जामिनेशन के साथ साथ और भी चीजों पे गाइड करेगी। बिल्कुल सही बात है कि लाइक गार्जियंस अब आपको ये बताएंगे कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, पढ़ाई के दौरान आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, राइट।
आप ऐसी इस पढ़ाई तो करोगे, आपका हेल्थ सही होना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ाई को फोकस जितना भी करो, उसके साथ ही आपको हेल्थ पे भी कॉन्शियस रहना है। एग्जाम्पल के लिए सोचो कि आपने सारा कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया है और फिर आपकी तबीयत अगर नहीं सही है एग्जाम के दिन, तो आप डेफिनेटली मार्क्स को लूज करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप एक्सपर्ट से, मतलब आप अपने फैमिली से बात करो कि अगर आप कभी भी डिमोटिवेटेड, क्या होता है कि यार मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे, तो उसका बेटर ये है कि अगर आप अपने पापा से रेगुलर बताते रहोगे कि सर मैं ये एक्सपेक्टेशन है, मैं इस तरह से मार्क्स करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद इस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, तो आप बहुत अच्छे से, जो एक डर होता है ना बेसिक, मतलब अगर मार्क्स मेरा काम आएगा तो क्या होगा, आप फ्रेंडशिप रखो घर वालों से, आप फ्रेंडशिप के तरीके से बेहतर करो, तो इस चीज वो टेंशन जो है आपका ना, वो टेंशन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी डोंट की कि हमको करना क्या नहीं है गाइस। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से भी, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है, आपका कोई फ्रेंड अच्छा स्कोर कर भी रहा है मान लो, लेकिन हो सकता है कि कंपैरिजन की वजह से आपके दिमाग में थोड़ी निगेटिविटी आ जाए कि यार वो तो इतना नहीं, किसी ऐसे से जो ज्यादा स्कोर कर रहा है। कंपैरिजन करो तो अपनी परफॉर्मेंस से करो कि आपने लास्ट टाइम कितना अच्छा किया था और अभी आप कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और मेन एग्जाम बोर्ड है तो वहां पे फोकस करो, फेयर मत करो, बाद में रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, अभी बस प्रिपेयर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि जो एक एग्जाम प्रोसेस है आपका, ऐसा सोचो कि हम एग्जाम, क्लास 10 आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तो ऐसा करो कि इस 10th के एग्जाम को आप इंजॉय करो। आप डेली सुबह टाइम पे जा रहे हो, इसको एक बर्डन की तरह मत समझो। आप ऐसा सोचो कि एग्जाम ये लाइफ में जो मैं 10th का एग्जाम देने जा रहा हूँ ना, इसको मैं दोबारा लाइफ में कभी नहीं आएगा मेरे पास, तो मैं इसको इंजॉय करूँ। लाइक कि मतलब घर वालों से उस समय तुमको इज्जत करवा सकते हो अपनी, कि पापा मेरे को ये चाहिए, मैं तब एग्जाम में पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, तो मतलब इस चीज को थोड़ा इंजॉय करो, एग्जाम लाइफ को इंजॉय करो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टे अवेक टिल लेट नाइट को अवॉइड करना है। आपको ऐसा नहीं है कि यार अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बचा है, तो आज काम करते हैं कि आज 6 घंटे लगातार रात में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं। और बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि यार अगर हम लास्ट में पढ़ेंगे तो याद रहेगा मुझे। होता है, दिस इज अजम्पशन, कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है, बट ज्यादातर चांसेस ये है कि आप जब आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया तो उस टाइम पे काफी कंफ्यूजन भी सामने निकल के आएंगे कि लाइक सपोज कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, मैंने पूरा मेहनत लगा दिया इस चैप्टर को पढ़ने में, फिर भी मेरे से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब एग्जाम में जाने के पहले इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो 14 चैप्टर है उसमें आपने अच्छा किया हुआ था, लेकिन फिर भी उस इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर पाया कर रहा, तो वो निगेटिविटी आपके पूरे एग्जामिनेशन में बनी रहेगी। और ये साथ में रहेगा यार कि मेरा ये एग्जाम ये कांसेप्ट नहीं हो पाया, इसके मार्क्स मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उससे और दूसरी चीज, ये तो एक चीज होगी, दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप रात भर पढ़ते हो तो आप थक भी जाते हो, आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स चाहता है। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप नॉर्मल स्लीप है 6 to 7 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स, इतना स्लीप आपको एग्जाम नाइट में लेना ही चाहिए। ये सारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, राइट। तो इसको एक ध्यान रखना कि ये स्टे अवेक टिल लेट नाइट, इसको हमें अवॉइड करना है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ कंफ्यूजन है। एक नॉर्मल अपना टाइम बना लो कि आपको सुबह एग्जाम का मंथ जो है, ये एग्जाम मंथ चल रहा है, राइट। एग्जाम मंथ में आप किसी भी दिन ऐसा मत करो कि वो आपको एक नया कुछ लगे, राइट। एक जस्ट अपने बायोलॉजिकल रूटीन को फॉलो करो। और उस तरह से एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि आप जब रात में लेट नाइट जगोगे ना, इस मंथ में जब आपका पेपर आने वाले हैं, ये बात सभी के लिए है, चाहे वो 10th की तैयारी कर रहा हो या 12th की, इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। तो दिन में जब आप पेपर दे रहे होगे तो उस टाइम पे आपको डिजीनेस फील होगी, राइट, और उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बहुत ही डाउन होने वाली है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट कि आखिरी दिनों में कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सैंपल पेपर्स के बारे में कि सैंपल पेपर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए देने जा रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस की प्रिपेयर करो, 10th 12th कोई भी एग्जाम दो, उसके लिए सैंपल पेपर्स या टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये आपको रियल टाइम की फील दे पाएगी, राइट। आप अगर बैठोगे 3 घंटे मैथ्स का या साइंस का पेपर जब सॉल्व करोगे, लगेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन में आपको पैटर्न कौन सा सूट कर रहा है,
कि आप रिवर्स में पेपर करो, हाई जो 5 नंबर के होते हैं वो पहले करो, फिर लोअर, या फिर आप स्टार्टिंग से पेपर एंड तक सॉल्व करो। तो वो पैटर्न हर किसी का डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही पैटर्न फॉलो करें, कोई किसी में अच्छा होता है और कोई किसी पेपर में, ठीक है। तो अमार घी वाला, आप नर्वस मत हो बिल्कुल भी। तो इसी के लिए टिप्स दी जा रही है कि आप नर्वस मत हो। आपकी नर्वसनेस कैसे दूर हो सकती है, तो ये फर्स्ट टिप तो ये है कि सैंपल पेपर्स। हाँ, तो मैं जैसा विभोर सर बोल रहे कि यार तो नर्वस, देखो पहली बात तो ये एग्जाम हम जो कर रहे हैं ना, वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, ना कि इसकी वजह से तुम खुद स्ट्रेस में हो जाओ कि मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको याद करने का स्ट्रेस तुम्हें हो जाए, राइट। ये हमें कुछ याद नहीं करनी है, जस्ट नॉर्मल टॉक। जैसे कि आप एग्जाम के पहले जाते हो कि भैया क्या कर लूं यार, क्या ना करूं मैं, क्योंकि एग्जाम के मंथ में आप आ चुके हो, आप साल भर जो मेहनत आपने किया हुआ है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। तो अब ऐसा है। अब दूसरी बात, एग्जाम में हमेशा एक चीज होता है कि लाइक एम फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। तो आप हमेशा बहुत अच्छे से अपना एग्जाम के दिन ऐसा होना चाहिए कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो ना, तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए यार कि मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया एग्जाम में, है कि नहीं। अब एग्जाम, बहुत सारे बच्चों के मन में फीलिंग ये आती है, एग्जाम हॉल से निकले, अरे यार अगर मेरे को 10 मिनट और मिल जाते ना तो मैं ये कर लेता, राइट। 10 मिनट मिल जाता मेरे को तो मैं ये खत्म कर देता। ये चीज अगर ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, तुम्हारे एग्जाम हॉल से तुम निकले, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, देन गाइस डोंट वरी, आप सब कुछ, वो गॉड कहता है ना, God will take care of the rest. You just prepare for the best and ready for the worst, right? सेकेंड, जैसा कि सैंपल पेपर का तो आपको बता ही दिया, बड़े अच्छे से बताया विभोर सर ने। रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, रिवीजन जैसे एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं तुम्हें एक मैथ्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा तरीका बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन के लिए मैं क्या करता था, मैथ्स को स्पेशली रिवाइज करने के लिए, कि ब्लैंक A4 शीट ले लेता था दो, ठीक है। A4 शीट ले लिया और मैंने आंख बंद करने का मतलब है कि मतलब मैंने जस्ट एक बारगी से ये फॉर्मूला लिखना शुरू किया। सपोज कि ये A4 साइज का शीट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा b² - 4ac, अगर पॉजिटिव है तो रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है तो ये होगा x - α + β - b/a। मैं कोशिश करता था कि 5 मिनट में देखूं कितना फॉर्मूला मैं लिख पाता हूँ इसमें, राइट। अब मैंने एक सपोज लिख लिया, दूसरे दिन जब मैंने आया तो पता चला कि उसी 5 मिनट में अब मैं उस एक A4 शीट बनने के बजाय शीट कर रहा हूं। तो मतलब अगेन हमारे लिए क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, कि हम टारगेट क्या करते हैं कि इस A4 शीट में जिस चैप्टर वाइज मत फिक्स करना, जो भी चैप्टर का याद है फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो, बीट केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स, बीट मैथमेटिक्स, या आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो, लॉरेंज फोर्स का हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी ये लिखना शुरू कर दो, राइट। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लैश कार्ड्स लोग यूज करते हैं कि आप पूरा का पूरा ना, और एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, अवॉइड रिवाइजिंग फ्रॉम द अदर्स नोट्स, राइट। अवॉइड यूजिंग अदर्स नोट। आप जो खुद नोट्स बनाते हो ना उसको यूज करो। आप खुद के नोट को यूज करोगे ना तो आप रिलेट कर सकोगे, राइट। और किसी दूसरे ने सपोज कहीं पे हाईलाइट किया हुआ तो उसका भी पॉइंट था या उसका भी कुछ था। सो गाइस, विवेक, हाउ आर यू गाइस? शेख रिदान है, रिंकी है, अवंतिका है, दिव्यांशु, मृत्युंजय, शकील, विशाल। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है अभी एग्जाम के टाइम पे, राइट। इसका आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10 महीने फॉलो करना है, पूरी लाइफ टाइम में भी ये अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही सक्सेसफुल बन जाते हैं लोग। लेकिन अभी पेपर के टाइम पे तो आपको फॉलो करना ही करना है। क्या मीनिंग है बायोलॉजिकल क्लॉक का? बायोलॉजिकल क्लॉक का मीनिंग है कि जब आपका पेपर होगा, मान लो आपका पेपर 10 to 1 की शिफ्ट में है 3 आवर्स का, तो आप सैंपल पेपर्स जब सॉल्व कर रहे हो तो उसी सेम शिफ्ट में 10 की शिफ्ट में करो, ट्राई करो 5 से 6 सैंपल पेपर सॉल्व करने का। तो उससे क्या है कि आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको पता रहेगा कि आपको अभी सॉल्व करना है, ठीक है, कि 10 to 1 आपको बैठना है 3 घंटे और आपको सॉल्व करना है पेपर, राइट। तो उससे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो जब आप पेपर में जाओगे, एक्चुअल सिनेरियो जब सामने आएगा तो आप यू विल नॉट फील ऑड कि यार ये क्या हो गया, अचानक से नया पेपर आ गया, नया पैटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब चीज फेमिलियर होगी आपसे। हाँ, जैसे कि मतलब एग्जांपल के लिए वही है कि सपोज कि कोई आदमी है वो 10 से 1 रोज सोता है, हाँ, और एग्जाम में समझा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो बॉडी में नेचुरली
ओके सो गाइस, अभी अभी तो हमने नॉर्मल बातें कर ली। अब एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव बातें करेंगे, जिसमें कि पहले विभोर सर आपको बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रोबलिन मैम भी बताएंगे आपको, राइट। सो आप पहले फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में समझो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मैं आऊंगा, फिर मैथ्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके लिए विभोर सर आप चीजें एक्सप्लेन करेंगे, राइट। चलो तो ये देखो गाइस, अभी केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। ये जो यूनिट्स है ये तो आपको पता ही है, ये सारे चैप्टर वाइज है कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो मेडल नॉन मेडल में आता है, वर्ड ऑफ लिविंग की लाइफ प्रोसेसेस, और जितना भी चैप्टर्स है बायो के, नेचुरल फिनोमेनन जो ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ऑल, राइट। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाता है। अब ये थोड़ा मतलब ओवरऑल है, ठीक। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स मतलब आते हैं, जैसे आपके ऑप्टिक्स हो गया या जो भी हो गया। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि इफेक्ट्स ऑफ करंट्स का मीनिंग है ये जो फिजिक्स के जितने भी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अब चलते हैं फिजिक्स पे, मेन टॉपिक पे, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो इज नॉट क्लियर, एक बार वॉच लाइव पे क्लिक करो, हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो। मनीष सैनी इज देयर, धर्मेंद्र इज देयर, शिवानी हाय। चलो एक बार इस पे चलते हैं। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब करते हैं थोड़ी काम की बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कस करते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है एग्जाम में। हाय रोहित। तो अब देखो इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है यहाँ पे फिजिक्स में। ये कुछ चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है, राइट। ऑप्टिक्स हो गया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स हो गया, राइट। तो ऑप्टिक्स में, हाँ प्रशांत पाटिल बताइए, रोहित पाल, ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ। हाय रोहित, कैसे हो। तो अभी क्या है ऑप्टिक्स में, देखो लेंस एंड मिरर फॉर्मूला डिराइव करने को तो कम आता है, लेकिन इसमें इमेज फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, या फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इस पे आपको ध्यान देना है। हाय ज्योति चंदा, नॉट विजिबल टू अस। एक बार बैक करके दोबारा ज्वाइन करो। इस पे तो विजिबल हो रहा है मुझे, मैं सेम ऐप यूज कर रहा हूँ गाइस, तो इसमें तो क्लियरली विजिबल है। हाय संजना। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में ये सारी एप्लीकेशन ही है। देखो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये इसके करेक्शन आते हैं। एप्लीकेशन आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आ जाएगा, राइट। या मिराज कैसे फॉर्म होता है वो एक एप्लीकेशन है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे I इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाय अमोल, ठीक है, हाँ अभी ठीक है ना, क्लियर है, ओके। हाँ 10th एग्जाम के लिए ही इंस्टासॉल यूजर। और ओम्स लॉ, जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन बनते हैं कि लेंथ बढ़ा दी और एरिया इतना कम हो गया तो कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, या रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा अगर आपने लेंथ डिक्रीज की है या इंक्रीज की है। एनर्जी एंड पावर डिसिपेशन पे आता है कि एनर्जी कितनी डिसिपेट हो गई कितने टाइम में, राइट। तो इस पे फॉर्मूला बेस्ड आता है डायरेक्टली। एनर्जी पे तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा ही आएगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ इंस्टासॉल बताओ क्या पूछ रहे हो, पूछो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ओके। तो अल्टीमेटली आप 10th में आओगे तो उसके लिए अभी से टिप्स ले लो, 7th में भी काम आएगी ये तो। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर एंड मोटर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो आप देख सकते हो, ठीक है। हाल चाल ठीक है गाइस। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वहां पे लिखा था ना कि करंट से इफेक्ट्स ऑफ करंट्स पे 23 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये कंबाइंड है, आप समझ लो, ठीक है। ऑप्टिक्स में कुछ आ जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है सब इस पे मिला के बनेंगे फिजिक्स में से, क्लियर है। हाँ लर्निंग के लिए ही है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। हाँ 10th क्लास की बात हो रही है आरजे रोहित, तो यहाँ पे जितना भी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले टॉपिक है जो आप काफी स्कोर करवाएंगे। मैं अच्छा हूँ इंस्टासॉल यूजर,
738517। आप कैसे हो? ठीक, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है फिजिक्स का। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी फिजिक्स का, हो गया अपना। प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। पूछो ज्योति, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है, बताओ। सर मैं क्लास 9 में हूँ। वेरी गुड अनमोल। तो अब तो आपका 10th क्लास आने वाला है। क्लास 9th नहीं पढ़ाते गाइज, अभी सब कुछ होगा। आप जैसे जैसे फीडबैक देते जाते हो कि 9th हो गया, 10th हो गया, राइट, उस सब पे क्लासेस लगेंगी आपके लिए। हाँ ज्योति क्या हुआ? महफूज अली क्लास 9 में हो। ओके महफूज। क्लास 10th, हाँ क्लास 10th की तो बात कर ही रहे हैं आज, ठीक है। तो आप सबका जो 10th का पेपर आने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं अपने लोग, ठीक। अच्छा राकेश यादव क्लास 6 को नहीं पढ़ाते, क्लास 6 को भी पढ़ाएंगे यार, टेंशन ना लो, सारी चीजें होंगी। हाय शिवम। तो शिवम लेट हो गए हो आज आप। क्लासरूम वाले टैब पे जो अपना टाइम मेंशन था वो 5:30 का था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी काफी ज्ञान की बातें तो हो चुकी है, लेकिन अब जो बात बची है वो अपनी बची है काम की, ठीक है। तो काम की बात करते हैं, ये तो होगी। नेक्स्ट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो अभी ये रवलीन मैम डिस्कस करेंगी यहाँ से, और केमिस्ट्री के बारे में भी बताएंगी। सो रवलीन मैम प्लीज वेलकम टू द क्लास। हाय एवरीवन, कैसे हो सब? बहुत कम स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सब पढ़ने में बिजी हैं क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। साइंस, ओके। हाय जगदीश, हाय इंस्टा सॉल्व यूजर, हाय शिवम। क्लास 10th बताइए सर, अभी क्लास मैथ्स के सर आएंगे बच्चे। अच्छा, माय नेम इज रवलीन एंड आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी हियर। सो हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री वेटेज के बारे में एंड बायो एंड फिजिक्स आल्सो, राइट। सबको नई वेटेज के बारे में पता ही होगा शायद, सबके प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे। बोलो जय हिंद। क्लास 7 कब पढ़ोगे? क्लास 7 बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो चल रहा है वो तो पढ़ लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए आप कि सबको नई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है कि नहीं पता है? मैं क्या पढ़ाती हूँ? मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ठीक है। सी द पॉइंट इज दिस, जो क्लास 10 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप देखोगे, सो वी आर हैविंग 3 सेक्शंस, राइट। सेक्शन नंबर ए, राइट, ओके। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क का होता है। सेक्शन बी विल बी 3 मार्क्स एंड सेक्शन सी विल बी माय 5 मार्क्स। 80 मार्क्स का एग्जाम है जिसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 36 क्वेश्चंस है। एंड ऑन दिस बेसिस ये है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये है मेरे एमसीक्यूज एंड ये मेरे असर्शन एंड रीजंस। आई थिंक सबको पता होगा कि 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं एग्जाम में। आई थिंक यू ऑल गाइस हैव एन आइडिया अबाउट दिस थिंग। बोलो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे टोटल? दिस मेक्स 20 क्वेश्चंस। सो 20 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू योर एमसीक्यूज। बच्चा द पॉइंट इज दिस, इनमें स्कोर करना इज मोर डिफिकल्ट टास्क। बच्चे क्या करते हैं? थ्योरी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन गिवन है, ऊपर नीचे कुछ भी लिख दिया, राइट, एंड टीचर्स हाफ मार्क्स तो दे ही देगी आपको। बट दिस इज लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आता है तो होगा, अगर नहीं आता है तो यू कांट सॉल्व आल्सो, बिकॉज 1 मार्क में 1 मार्क ही मिलता है या 0 मिलता है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ हाफ। सो
it is very difficult for the students to score these 20 marks, but it is very important also, right? 80 marks में से 20 marks तो इस पे dependent है. Remaining is like you can see from here कि मेरे पास 30 marks के है section B जिसमें 10 questions आएंगे और next है section C. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम ठीक है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता चल गया 30, हमारे टोटल मार्क्स 80 हैं जिसके अंदर 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज के हैं और 10 उसके हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 10 और 6 सॉरी. सो उसके सब्जेक्ट डिवीजन कैसे होगा, हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से को हम थोड़ा लीनियंटली ले सकते हैं. यू कैन सी दैट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कितने हैं 4 मार्कर. केमिस्ट्री में 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पे 2. I hope it's very clear. So number of questions कितने आ सकते हैं 8 इसमें. फिर MCQs में you can see that it will give you 3, 4 and 3. फिर assertion reasons में physics का एक क्वेश्चन आ सकता है and so on. Followed by section B and C. I hope it's very clear to everyone. इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि section B में you can observe that there are 3 questions from physics, 3 questions from chemistry and bio में ज्यादा questions आते हैं. And section C में there is an equal distribution of all the 3 subjects of science, that is physics, chemistry and bio. Right? See बच्चा देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर देखोगे तो फिजिक्स के अंदर कितने हैं 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं टोटल. बायो में 11 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 12 आ रहे हैं. मतलब ये अब इतना एग्जैक्ट तो ऑफ कोर्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इट मींस दैट मैं किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकती हूँ, पर आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं किसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम है या जिसकी वेटेज कम है, राइट? उसको मैं अभी डिस्कस करूंगी. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन. राइट, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज तेरी मेरी केमिस्ट्री. वी नो दैट कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कितने, एक सेकंड आया नहीं यहाँ पे पेपर. ओके, केमिस्ट्री हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस which is followed by acid base and salt, metals and non-metals, carbon compounds and periodic classification, right? The point is this, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा बोलोगे बताओ? इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? बोर्ड एग्जाम 10 का होता है. हाँ तरुण, एनी रिप्लाईज? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. राकेश, ओके. मैम मैथ्स में 7th प्लीज, और एग्जाम्स आर देयर. मैथ्स ऑफ 7th प्लीज. Okay, we will try to cooperate class junior classes also, so don't need to worry about that. Chemical reactions. अच्छा हिंदी में पढ़ाना है, ठीक है हिंदी में पढ़ा देते हैं आपको. Carbon and its compounds. Is it of which class? It is of 10th class. Acid, base and salt. चलो ठीक है, सबकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका अपना अपना मन है. जिसको ज्यादा अच्छे से जो टॉपिक आता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो ज्यादा मान लेते हैं कि मुझे तो कार्बन कंपाउंड्स आता है, इसका मतलब ज्यादा यही आने वाला एग्जाम में, है ना? सबको अपने हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स लगते हैं. बट द पॉइंट इज दिस, अगर आप बात करोगे सो अप्रोक्सीमेटली दैट विल गिव यू 5 to, आई एम सो सॉरी, दिस विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 marks. Acid, base and salt will be approximately equal to 3 to 4. Metals and non-metals is 8 to 10. And carbon and its compounds will be 4 to 5 and periodic classification is 5. So सबसे important topic मुझे क्लास में एक ही बच्चे ने बताया था, that is metals and non-metals. देख रहे हो आप? Hi. Is that clear? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? Is that clear? कोई डाउट तो नहीं है? नो? श्योर? चलो
The next topic will be with your maths with sir only. मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने आई थी केमिस्ट्री के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताने आई थी, कैसे आपका एग्जाम होगा. I wish best of luck to everyone in future. Hope you will do best in your exams and don't be worried. बहुत अच्छे से आराम से एग्जाम देना, बिना टेंशन खत्म किए, मतलब बिना किसी टेंशन के, ठीक है. So it was really nice meeting you guys. Bye bye. Take care. All the best for your exams. Bye. ओके, सो थैंक यू रवलीन मैम केमिस्ट्री का ज्ञान बांटने के लिए. और आई होप कि गाइस, हेलो ज्योति एंड अंजलि, ऑल ऑफ यू. सो गाइस, मेरे ख्याल से आपको केमिस्ट्री एंड बायो सब कुछ समझ में आ गया, राइट, कि एग्जाम्स कैसा इंपॉर्टेंट है, राइट. हाँ, थैंक यू. हाँ, सो सबको केमिस्ट्री के बारे में मेरे ख्याल से आइडिया लग गया ना, जैसे कि मैम ने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट्स का वेटेज क्या है, राइट. सो अब हम एक काम करते हैं. सर मैम प्लीज मैथ्स ऑफ 7. मैथ्स के लिए निर्मल, देखो हमने डेट को फिक्स किया हुआ है ना. अब जब हम जेई का करते थे तो 10th की बातें नहीं करते थे, और आज हम जब 10th की बातें कर रहे हैं तो हम कुछ और नहीं करेंगे. जब 7th का करेंगे तो कुछ और नहीं करेंगे, है कि नहीं. सो हाँ अंकित, तो मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई. आगे चलते हैं हम, ठीक है. मैथ्स के बारे में बात करते हैं. कहते हैं ना कि लोग बहुत सारे, जैसे कहते हैं थोड़ा सा और, हाई पॉइजनस गेमर्स. ओके, सो देखो मैं काम करता हूँ, जैसा कि लिखा हुआ है थोड़ा सा और, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा तुम्हारा 80 नंबर का होता है कि नहीं. तो ये थोड़ा सा कहने भर को है, हमने सोचा कि तुम्हें बोरिंग ना लगे तो हमने थोड़ा सा और लिख दिया. बट ये कह सकते हो कि दिस विल कंप्राइज ऑफ, ये थोड़ा सा जो है ना तुम्हारा, इतना भी थोड़ा सा नहीं है. दिस विल बी 80 मार्क्स में 80 मार्क्स कहाँ से आएगा? ओके, सो गाइस, अब हम एक काम करते हैं, मैथ्स का डिस्कशन करते हैं, राइट. तो मैथ्स में जैसे मैंने बताया कि दिस इज फॉर 80 मार्क्स. आपका ये 80 मार्क्स का है, राइट. सो गाइस, आई एम ओके, इट्स वर्किंग. ओके, सर मैं नेट के पूछ रहा हूँ. चालू करो ना सर, आप चालू है. ओके, सो गाइस मैं कह रहा था मैथ्स के लिए बात करते हैं. पीछे करो, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो देखो ये मैथ्स में आपका 100 मार्क्स का मैथ अगर मैं बताऊं तो उसमें 20 मार्क्स इज द इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स का जो होता है दैट इज द फॉर सब्जेक्टिव, राइट. सो गाइस क्लियर है सबको? ये 80 मार्क्स का है, राइट. सो उस 80 मार्क्स में अगर मैं कहूं, देखो तो बहुत ही 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है इसको. वन इज इजी एंड स्कोरिंग, राइट. ऐसे चैप्टर्स जो कि इजी भी होते हैं, और आप स्कोरिंग क्यों बोलता हूं, क्योंकि इजी चैप्टर्स को सबके सब करते हैं, है कि नहीं. जल्दी से बोलो. इजी चैप्टर्स को तो सबके सब करते हैं ना, इसलिए मैं स्कोरिंग कहता हूं. क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्कोर नहीं करते हो, इन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करते हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके मार्क्स दूसरों के कंपेयर में डेफिनेटली कम आएंगे, क्योंकि इसको तो लगभग सभी कर रहे हैं, है कि नहीं. हेलो अदिति. सो उनमें टॉपिक क्या क्या है? टॉपिक देखो ये है तुम्हारे पास. द टॉपिक इज रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इजी है. एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि रियल नंबर्स में 2 ही 3 तो क्वेश्चन होते हैं, है कि नहीं. एक तो तुम्हारा क्या होता है कि प्रूविंग नंबर्स टू बी इरेशनल, राइट, वो वाला उसको पॉलिनोमियल्स में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, जीरोस समझ लो, जीरो पॉलिनोमियल समझ लो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ लो, राइट. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जहां पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए दैट इज द जीरोस. इसके बेस पे तुम्हारा सम ऑफ रूट्स वाले कॉन्सेप्ट लगा लेना, है कि नहीं. और रियल नंबर्स में वो चीज फोकस कर लेना. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब यहाँ से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, राइट. मतलब कि इक्वेशन ऐसे बनेंगे जिसमें कि 2 इक्वेशन होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, उसको सॉल्व करके निकालना होगा तुम्हें एक्स एंड वाई की वैल्यू. अगर वेरिएबल्स तुम्हारे पास मतलब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, लाइक 1/x+y वाला टाइप, जिसमें तुम्हें अज्यूम करना पड़ता है ना, इस तरह से. मान लो मैं कहूं दिस इज इक्वल टू 3 एंड 3/x+y -2/x - y is equal to 2, right, जिसमें find the value of x and y. तो अब इसमें क्या है, 1/x+y and 1/x - y को u and v मानना पड़ता है कि नहीं, like the way in which you teach me.
अच्छा ओके, राम राम सुनील। सो देखो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं एपी की। तो एपी में है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली चीज तो टीएन समझ लो, है कि नहीं, टीएन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद एस एन समझ लो, एन बाई टू, दो फॉर्मूले होते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल और एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों फॉर्मूले का अगर तुम समझ लेते हो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, तो मतलब ऐसे भी होता है कि टी एन इज इक्वल टू टीएन एन के टर्म्स में गिवन होगा और फिर तुम्हें कैलकुलेट करवाएगा कि एन की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट टर्म निकालो, एन की वैल्यू 2 पुट करो, सेकंड फर्स्ट प्लस 2 निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, और फिर कुछ भी वो पूछ सकता है कि नहीं। तो इसलिए मतलब एपी बहुत आसान हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ लो, सवाल आसान। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे 10th में कुछ है ही नहीं, है क्या, बोलो। 12th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो असल में 11th में आता है क्या तुम्हारे पास। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें मिलेगा क्या, एक तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी, इसमें क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया, राइट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, जब तुम्हारा 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, मतलब एरिया 0 हो, है कि नहीं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, एरिया 0 हो। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर सकते हो। एंड देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि बड़े आसानी से तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ रिवाइज करो स्टैंडर्ड एंगल्स को, और उसके बेस पे बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चन होते हैं, लाइक यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 tan 30 sin 45 टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें जस्ट वैल्यू पुट करो, है कि नहीं, वो सब तुम्हें पता है कि नहीं, वो सारी चीजें तुम्हें पता है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें याद करना है, लाइक तो साइन की वैल्यू है कि नहीं, 0, 30, है कि नहीं, 45, 60, 90, तो याद करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है ना, डिवाइड बाई 2 कर लो, सब में लिखो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। और उसके बाद क्या लिखो, √0 डिवाइड बाई 2, √1 डिवाइड बाई 2, √2 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2, √4 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारा आसान करने का एक और तरीका सिंपल सा है कि नहीं। हिंदी का करा तो कल, हिंदी का स्ट्रेस वाल यूजर देखो, यहाँ पे हम साइंस का कर रहे हैं, राइट। सो डियर, जिनमें हम अच्छे से तुम्हें, अब सपोज मैं हिंदी में बताऊंगा तो मैं तुम्हें उतना नहीं बता पाऊंगा, राइट। सो इसलिए हम उसी का करते हैं जिसमें कि तुम्हें एग्जैक्टली अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सके, राइट। और ध्यान रखो, भरोसा रखो कि हम जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स का करने की कोशिश करेंगे, बट प्रॉमिस नहीं करेंगे। प्रॉमिस मैं मैथ्स का कर सकता हूँ ना डियर। इन विच क्लास, रुद्राक्ष तो हाँ, रुद्राक्ष, ये तो मैं 10th के लिए बात कर रहा हूँ ना ये 10th के लिए बात कर रहा हूँ। अब देखो, मॉडरेट में मैं ऐसे बोलता हूँ, मॉडरेट में इसलिए बोलता हूँ कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सिंपल क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, है कि नहीं, हाइट्स एंड डिस्टेंस, बोलो, हाइट्स एंड डिस्टेंस, है कि नहीं। अब हाइट्स एंड डिस्टेंस में तुम एलिवेशन एंगल, एलिवेशन और डिप्रेशन समझ लो, और उसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम वेलोसिटी। कहते हैं दूरदर्शन इज इक्वल टू टीवी। दूरदर्शन, जब पुराने जमाने में सिर्फ दूरदर्शन आता था तो उसी को लोग टीवी समझते थे, तो दैट इज दूरदर्शन इज इक्वल टू टीवी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। तो यहां से इसका रिलेशन करके इसके रिलेशन से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, किसमें, हाइट्स एंड डिस्टेंस में, है कि नहीं। तो इसके अब इसके पे बेस क्वेश्चन आएगा, तो इसको रिवाइज कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें वो टॉपिक बता रहा हूँ। सर्कल्स, अब सर्कल्स के जो तुम्हारे वो है, सर्कल्स के जो तुम्हारे पास थ्योरम्स है, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा रुद्राक्ष, ओके। तो सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है कि नहीं। सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है कि लाइक ये तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, तो यहाँ पे ये एंगल जो है सेम साइड में अब सेम बनता है, दिस इज थीटा, राइट। ये एक प्रॉपर्टी है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज को ना याद कर लो। तो इन प्रॉपर्टी में हो सकता है कि थ्योरम भी आ जाए और हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मॉडरेट मैंने इसलिए बोला कि एज कंपेयर टू ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मतलब टफ बच्चे मानते हैं, राइट। और टफ इजी का सिर्फ सिंपल सा एक तरीका है, टफेस्ट चैप्टर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा अगर तुमने उसको अच्छे से पढ़ लिया, और इजीएस्ट चैप्टर तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा अगर तुमने ठीक से उसे नहीं पढ़ा, राइट। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर मेरे से याद करना प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं रेशनल वाला क्वेश्चन नहीं कर पाता, जबकि वो इजीएस्ट है। ओके, अब आया मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 11 12 में तो बहुत अच्छा है, बट 10th में तो हलवा है कि नहीं। मूंग की दाल का हलवा हो सकता है या किसी का भी है। ओके,
तो प्रोबेबिलिटी में अब वो करना, लीप ईयर में 52 संडे 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 52/7 होता है, राइट। 1 संडे होता है, राइट। सो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तुम्हें देखना, ये समझना पड़ेगा, है कि नहीं, ये चीजें देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है दैट इज मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर भी हो गया, है कि नहीं। सब के सब, इसीलिए तो 80 नंबर ना, अगर 80 नंबर टारगेट ना करो तो सबको सब नहीं पढ़ोगे। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? राकेश, विच क्लास यू आर स्टडीइंग? साइंस के बारे में बात कर चुके थे। ज्योति, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ डियर, राइट। प्रोबेबिलिटी में जेई के लिए पढ़ाऊंगा जो रेगुलर सेशन में चल रहा है। अभी 10th के लिए आपने जितना पढ़ रखा हुआ उसको रिवाइज करो। क्लास सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि आप उसमें गलतियां ना करो, राइट। सो इसलिए काम करना कि मेंसुरेशन में जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो, θ/360 into पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। सो और एक तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ वॉल्यूम, सॉलिड्स को रिवॉल्व कर देते हैं, राइट। मतलब कि सोचो कि एक तुम्हारे पास ये क्यूब रखा हुआ है, राइट। एक मतलब इस तरह को कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कहना चाहता हूं मैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालने का क्वेश्चन आता है, लाइक अगर तुम्हारे पास ये क्यूब है एंड इस क्यूब के ऊपर एक कोन तुमने रख दिया, है कि नहीं। ये क्यूब है और इसके ऊपर तुमने एक कोन रख दिया जो कि बेस्ट फिटेड कोन है, इसका वॉल्यूम निकालो, एनडीटीसी चीजें। तो ये सारी भी चीजें हमारे पास आ सकती है, ठीक है। आएगी नहीं मतलब। अब लेंदी एंड टफ को इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। टफ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी मैथ्स को टफ बोलूं, बट सिंपल सा मतलब ये है, टफ उसको कहते हैं जो कि थोड़ा एग्जाम में कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है कि नहीं। तो ट्रायंगल्स में टाइम ज्यादा नहीं लगता बट कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होते हैं, राइट। कभी कभी तुम फंस जाते हो, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स में भी लेंदी होता है, इजी होता है बट ये लेंदी होता है, राइट। ये इजी होता है बट लेंदी होता है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। अगेन कंस्ट्रक्शन इज समथिंग जो कि तुम्हारे पास, तुमको अगर आता है तो कर लोगे, अदरवाइज परेशान रहोगे। कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना कि स्टेप्स जरूर लिखना, राइट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना, रीजंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं, राइट। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं। कुछ तुम्हारे पास ये है, दैट इज दिस वन, मार्क्स वेटेजेस में लिखा हुआ है। मार्क्स वेटेजेस सी नंबर सिस्टम भी तुम्हारा आता है इस 6 मार्क्स, राइट, ऑन एन एवरेज। अलजेब्रा 20 मार्क्स। अलजेब्रा में कई सारे टॉपिक आ गए ना, एपी भी आ गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, और भी चैप्टर्स, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगल चैप्टर। ज्योमेट्री में तुम्हारा ट्रायंगल्स आ गया, कंस्ट्रक्शंस आ गया, राइट, वो सारी चीजें आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन एंड इंट्रोडक्शन दोनों आ गया, इंसुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये वेटेज है, तुम देख सकते हो कि अलजेब्रा बहुत वेटेज है और इजी भी है, राइट। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेना, कर ही लिया होगा तुमने अब तक, इसको कंप्लीट कर लेना। और फिर ये इसके बाद ज्योमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस तरीके से समझ सकते हो कि तुम्हें करना क्या है, राइट। सो आई होप कि गाइस, ये ज्योति मैंने बताया ना कि हम पढ़ा नहीं रहे यहाँ पे, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन तुम लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो पढ़ाने का हम सर प्लीज मैथ्स इन सुरेश भाई पटेल, देखो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर पढ़ाने जाएंगे तो बचे हुए टाइम में हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। सो मैं उसी का प्रॉमिस करता हूँ जिसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। अभी कंप्लीट नहीं कर सकते ना, तो भी प्रैक्टिकल एकदम रहो, और जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उसका इंपॉर्टेंस मैंने समझा दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्या तुम्हें करना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं तुमसे बस बोलूंगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या करना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे देखो, इसका मैं तुम्हें समझाऊंगा, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या अवॉइड करना चाहिए। सपोज एट द एग्जाम सेंटर में कुछ बच्चों की आदत होती है कि सपोज कि कुछ बच्चे पहले पहुंच गए, राइट, एग्जाम के पहले पहुंच गए 5 मिनट। अब 5 मिनट पहले पहुंच गए, उसके बाद एक अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुमने कितना पढ़ा है। वो बोला सर मैंने तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन को 5 बार लगाया है। अब तुमने 2 बार लगाया था, तुम सोचोगे यार मैंने तो 2 ही बार लगाया, उसने 5 बार लगाया है, राइट। सो इन सब चीजों से हम क्या करेंगे, इन सब चीजों से, अच्छा मुनज्जा खान, सो इन चीजों के हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। एग्जामिनेशन में नॉर्मल बातें करो, दोस्ती की बात करो, फ्रेंडशिप की बातें करो, मूवी की बातें करो, कुछ भी करो, पढ़ाई की बातें मत करो एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन के पहले। और एग्जामिनेशन के जस्ट बाद भी बात मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम सपोज कि तुमने बोला कि यार एक क्वेश्चन तुम जस्ट करके आए थे और उस बच्चे ने बोला कि यार तेरा ये आंसर गलत है,
अब तुम सोचोगे तुम्हें उसका कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने जो लिख के आ चुके हो एग्जामिनेशन में तुम लिख के आ चुके हो, लेकिन उससे होगा क्या, तुम अगले एग्जामिनेशन की जब प्रिपेयर करोगे उस टाइम में तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार मैंने वो गलत कर दिया, है कि नहीं। तो इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर में इन चीजों को अवॉइड करो, है कि नहीं, इन चीजों को अवॉइड करो। सो गाइस आई थिंक कि दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे। जो आपकी पीपीटी होगी उसको मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा, राइट, टेलीग्राम के ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का, राइट, जो 11th एंड 12th के लिए जो है उनके लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक कोर्स जेई मेंस का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, राइट। सो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 9:15 से 10:30 तक मैथ चलता है डेली, राइट, एंड 7:30 से 8:30 तक फिजिक्स चलता है, राइट। सो अभी मैं आपको 7:30 पे फिजिक्स में विभोर सर मिलेंगे, 9:15 से मैं अब्दुल मैं आपको मिलूंगा। यू आर ओके श्योर, मैंने पढ़ाया ही नहीं डियर, आई जस्ट टोल्ड यू समथिंग, राइट। सो आई होप कि यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस गाइज, और एग्जामिनेशन में अच्छे से करो, यही दुआ है हमारी। गुड बाय, राइट, एंड ऑल द बेस्ट।